अगर कोई संविधान बना दिया गया है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, क्या उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? क्या वो वैसे का वैसा ही रहेगा? एक कंट्री है जो 1924 में बन रही है, जिसको आज के टाइम पर रशिया कहा जा रहा है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि वहां पर रूल्स रेगुलेशंस हो और वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हों। प्रोसेस तो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, है ना, और इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये सिंपल नहीं है। जो पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है ना, वो अपने ही काम के अंदर उनको कर सकती है, किसी दूसरे के ऊपर वो किसी काम को, आप देखते हैं दोस्तों, कि थोप नहीं सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं हमारा एक और जबरदस्त ही आज का इस सेशन। और हमारे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आपके सामने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो हमारा एक और नया चैप्टर है उसको आप सभी के सामने डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। जिस चैप्टर के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन होगा दोस्तों, इस चैप्टर की आप लोगों ने करी थी डिमांड और इसी बात को लेकर हम लोग इसको आपके सामने यहां पर पेश कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि भारत का संविधान एक जीते जागते, आप देखते हैं दोस्तों, की एक समूह के रूप पर ये हमारा चैप्टर है। और इसी चैप्टर को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एक ही पॉइंट के अंदर इसका पूरा का पूरा क्या कर देंगे दोस्तों, कि हम लोग आपके सामने वन शॉट प्रेजेंट करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त और काफी आप देखते हैं दोस्तों की प्यारी प्यारी ये हमारी क्लास आपके सामने रखी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर हम लोग वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो आपके साथ हमें पूरा करने का मौका मिलेगा। हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कि आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, के भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई संविधान बना दिया गया है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, क्या उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? क्या वो वैसे का वैसा ही रहेगा या फिर उसमें कोई अडेप्टेशन हो सकती है या फिर उसके अंदर कोई आप देखते हैं कि बदलाव किया जा सकता है या फिर उसके अंदर आप देखते हैं कोई चेंज हो सकता है? इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग चैलेंजेस, इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल्यूशन, कि अगर हमारे सामने आप देखते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई चैलेंज आता है या फिर किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से उसमें चेंज कर सकते हैं। कोई चीज अगर उसके अंदर एड ऑन करनी है, कोई चीज अगर उसके अंदर शामिल करनी है भारत के संविधान में, तो वो कैसे की जाएगी, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हुए दिखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं दोस्तों की इफेक्टिवली स्टार्ट हुआ और उसके बाद आप देखते हैं कि 2024 हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल पर हम लोग देखते हैं कि अराउंड 100 से भी ज्यादा हमें अमेंडमेंट्स होते हुए देखने को मिलते हैं। ये इतने सारे चेंजेस और इतने सारे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये चेंजेस इतने सारे किए भी जाने चाहिए या फिर नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स हमें होते हुए दिखते हैं, जिस पर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से अलग अलग थॉट था, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसको लेकर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, ये क्या है, और इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी कहानी होगी उसको समझेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि इंडिया के अंदर हमें डेमोक्रेसी दिखती है और डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री दिखती है, यानी कि हमारे यहाँ पर एक लोकसभा आपको दिखेगी, एक राज्यसभा आपको दिखेगी और इंडिया के अंदर हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। और इन्हीं तीनों के जरिए इंडिया की जो पूरी की पूरी आप देखते हैं कि फंक्शन होता है वो हमें चलते हुए दिखता है। तो इन 7 पॉइंट्स के अंदर हमारी आज की इस क्लास को हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। चलिए जल्दी से हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, कि भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है क्या वो वैसे का वैसा ही रहेगा? क्या उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो सकता? इसको समझने के लिए हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे यूएसएसआर के बारे में। अब क्या है दोस्तों, आज के टाइम पर जिसे हम लोग रशिया कह रहे हैं, है ना, आप देखते हैं कि 1924 से लेकर 1991 तक ये जो पूरी की पूरी कंट्री थी, इसको हम लोग यूएसएसआर कहा करते थे। अब ये यूएसएसआर क्या है, इसको यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में आप क्लास 12th में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक कंट्री है जो 1924 में बन रही है, जिसको आज के टाइम पर रशिया कहा जा रहा है। और लेकिन आप देखते हैं कि 1924 से लेकर 1991 तक हमें देखने को मिलता है कि ये जो कंट्री थी इसको हम लोग सोवियत यूनियन कह रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशंस इन इट्स लाइफ ऑफ 74 ईयर्स इन 1991। तो जो हमारा सोवियत यूनियन या फिर ये जो हमें यूएसएसआर देखने को मिल रहा है, इन्होंने अपने यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि अराउंड 4 कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। 74 ईयर्स तक ये पूरी कंट्री
रहती है। बाद में आप देखते हैं दोस्तों कि इसी सोवियत यूनियन से 15 अलग अलग कंट्रीज हमें अलग होते हुए देखने को मिलती हैं, है ना। उसी के साथ साथ द रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन केम टू एन एंड एंड द सून सोवियत फेडरेशन disintegrated after the political upheaval the newly formed Russia Federation adopted a new constitution in 1993। तो बेसिकली यहां पर हम देखते हैं कि भैया एक कंट्री बनाई गई है, और ये कंट्री आपको कब बनती हुई दिख रही है दोस्तों। आप देखते हैं कि जो कंट्री है, पहले आप देखते हैं दोस्तों कि इस पूरे रीजन को हम लोग रशियन एम्पायर के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रूसी साम्राज्य हिंदी में। अब होता क्या है कि इस रशियन एम्पायर के अंदर एक किंग हुआ करता था, जिसको हम लोग जार निकोलस के नाम से जानते थे, या फिर किंग निकोलस भी इसे कहा जाता है। और ये जो किंग निकोलस था एकदम ही बेकार आदमी था। इसको हटाने के लिए यहां पर आप देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन होता है, और रशियन रेवोल्यूशन के बाद आपको दिखता है कि इस पूरी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट लोग आ जाते हैं, और इनका एक लीडर हुआ करता था जिसको हम लोग लेनिन कहते हैं। और ये जो लेनिन भाई साहब थे, ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये इस पूरे इलाके को रशियन एम्पायर की जगह एक नए नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है यूएसएसआर, या फिर जिसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो सोवियत यूनियन है, आप देखते हैं दोस्तों कि कब बनती है, 1924 में, 1922 में हमें बनती हुई दिख रही है ना। पीछे सही कर लीजिए, 1922 के अंदर आपको बनती हुई दिख रही है। और 1922 से लेकर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 1991 तक ये सोवियत यूनियन हमें कंट्री बनती हुई दिखती है। फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि इससे 15 अलग अलग स्टेट्स निकल जाते हैं। इससे यूक्रेन निकलता है, बेलारूस निकलता है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि और भी जो बहुत सारी कंट्रीज है वो निकलती हैं, और इन्हीं में से एक रशिया भी हमें निकलता हुआ बनता है। और आप देखते हैं दोस्तों कि इन 74 ईयर्स के आसपास हमें देखने को मिलता है कि बड़े तौर पर क्या होता है दोस्तों कि रशिया अपने 4 कॉन्स्टिट्यूशंस को चलाता है, और फिर जब ये जो यूएसएसआर था ये अपने 4 कॉन्स्टिट्यूशंस को चलाता है। अब ये जो नई कंट्री बन रही है रशिया, ये अपने यहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आती है 1993 में, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। भारत ने अपना संविधान आप देखते हैं दोस्तों कि कब अडॉप्ट किया, साल 1949 में। इट इज इंप्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। और इसको इंप्लीमेंट कब से किया गया दोस्तों, आप देखते हैं कि अडॉप्ट किया गया, हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। 2 साल 11 महीने, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि 2 years 11 days, है ना, 2 years 11 months। और उसी के साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि 18 डेज के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो अडॉप्ट किया जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जरिए, और फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। मोर देन 55 ईयर्स आफ्टर दी सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज। और आजादी आप देखें दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको चलता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू फंक्शन एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑपरेट्स। और हमारी पूरी की पूरी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट की जॉब, प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीएम के किस तरीके से काम है, सिटीजन के किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें आप देखते हैं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हो रही हैं, जो आज से काफी टाइम पहले आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर बनाया गया है। लॉस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर माइंड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट डज नॉट नीड अ चेंज। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि यूएसएसआर के अंदर उन लोगों ने अपने यहां पर 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तौर पर उसके अंदर आप देखते हैं कि नए नए कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्रिएट करते रहे। क्या इंडिया के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है कि हमें किसी चेंज को करने की जरूरत नहीं है। Was it our constitution makers were so आप देखते हैं दोस्तों कि फ्रैंक्चर्ड एंड वाइज दैट दे हैड फोरसन ऑल द चैलेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन फ्यूचर। क्या हमारे जो आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे या फिर जो संविधान के निर्माता थे, क्या वो इतने समझदार थे कि उन्होंने सोच लिया था कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, और उन सारी बातों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडेप्ट कर दिया था, है ना। ये बात आपको दिखती है क्या? द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज यस, वी हैव इनहेरिटेड अ वेरी रोबूट कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़े विजन के साथ क्रिएट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने भारत की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इशू को कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों रिजॉल्व कराने की कोशिश की गई। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच सूटेड टू आवर कंट्री। और जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो इंडिया को पूरे तौर पर रिप्रेजेंट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके अंदर इंडिया के अलग अलग कास्ट, जेंडर, आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे सोशल ग्रुप, उन सभी को साथ लेकर चलने की बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी आप देखते हैं दोस्तों की विजनरी एंड दे प्रोवाइडेड सो मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द फ्यूचर। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल
थिंकर्स थे वो विजनरी थे, उन्होंने दूर की सोची हुई थी और उनको पता था कि भैया हमारी कंट्री के अंदर किस किस तरीके की परेशानियां आ सकती है, उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, उसको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं वो भी मेंशन किया गया है। सॉल्यूशंस, यस आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स बट कैन इट प्रोवाइड फॉर ऑल इक्वालिटीज, देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन continues to serve the country? The answer of this question is our constitution accepts the necessity of modification according to the challenging needs of the society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि अगर टाइम टाइम के हिसाब से जो भी चैलेंजेस आते रहेंगे, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीके से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है कि भाई हाँ मुझे मॉडिफाई किया जा सकता है और इसका एक लीगल प्रोसीजर है, इसका एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद को ही आप देखते हैं दोस्तों कि उसमें चीजें ऐड ऑन करने की या फिर मॉडिफाई करने की आपको इजाजत दे रहा है। इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी और आप देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन बोथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द जुडिशियल रूलिंग हैव शोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान ये बोलता है कि भाई आप मुझको चेंज कर सकते हैं, एक पूरा लीगल प्रोसेस है, इस लीगल प्रोसेस के जरिए अगर कोई चीज आप देखते हैं कि किसी टाइम के अंदर आपको लगता है कि सही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। दोज अबव फैक्टर्स हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि ये जो बात है कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो बदला नहीं जाएगा, टाइम टाइम पर जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, समय समय पर आप देखते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे पास नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए नए इश्यूज आएंगे, नई नई तरीके की डिफिकल्टीज आएंगी, तो हम ऐसे लॉज बनाएंगे जो हमारे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उन ऐसे नए रूल्स बनाने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या रखा है दोस्तों कि इसीलिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टाइम के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। ये एक स्ट्रिक्ट बुक नहीं है। स्ट्रिक्ट बुक का मतलब कि ऐसी बुक नहीं है कि एक रूल की बुक है, जो लिख दिया वही फॉलो किया जाएगा, नहीं, इसके अंदर टाइम के हिसाब से आने वाले बदलाव को एड्रेस किया जाता है और भारत के संविधान में चीजों को अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि अगर सोसाइटी की नीड होती है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगला सवाल है द चैलेंजिंग इश्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट इफेक्ट टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे टाइम पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट होते हुए या फिर इंप्लीमेंट होते हुए देखा 1950s के टाइम पर, तो उस टाइम पर जो मेजरली प्रॉब्लम्स थी उन्हीं सभी को ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके सॉल्यूशंस को रखा गया और उसी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर संविधान के अंदर बनते हुए दिखे। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट को बताए कि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरीके से काम करना है, प्रेजेंट में आप कैसे काम करेंगे वो तो है ही, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों की विजन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताता है कि आने वाले सालों में कैसे देश बनना चाहिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस बात पर पूरे तौर पर खरा उतरता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में अगर किसी तरीके का कोई चैलेंज आता है तो उसको वो कैसे सॉल्व कर सकता है, ये भी खूबी या फिर ये भी एबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्परेरी एंड समथिंग दैट हैज मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक ऐसा फीचर होना चाहिए जहां पर हम ये पूरे तौर पर अग्री हो कि अगर टाइम टाइम पर कोई नए चैलेंज आए तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन चीज को ऐड ऑन कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता कि भैया वो एक तरीके से फ्रोजन है कि भैया जम चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं हो सकती या फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टाइम के हिसाब से अडेप्ट होते रहना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर द डॉक्यूमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना चल ही नहीं सकती। अगर कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है, लोकतांत्रिक देश कहती है और वहां पर अगर आप देखते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उसको एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाएगा। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि वहां पर रूल्स रेगुलेशंस हों और वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हों। Thus, for the above, Indian Constitution is combination of both the approaches mentioned above. That Constitution is आप देखते हैं दोस्तों कि यह sacred document एक बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा एक important book होती है और आप देखते हैं दोस्तों कि it is an instrument that may require challenge from time to time, or we can say that the Constitution is not a static document. It is the final word about everything. It is unalterable. तो हम ये क्या देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तौर पर एक लिविंग बुक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है
कि आप टाइम टाइम के हिसाब से जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंडिया को पूरे सही तरीके से गवर्न करते हैं या फिर चलाते हैं। अब यहां पर हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम लोग अमेंड करते हैं या फिर चेंज करते हैं। आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी कंट्री के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368, तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर मुझको चेंज करना है तो मेरे पास मेरा एक रूल है जिसको हम लोग आर्टिकल 368 कहते हैं, और आर्टिकल 368 आपको ये बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग किसी चीज को ऐड कर सकते हैं या फिर उसके अंदर से किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं, है ना। द आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पावर armed by the way of addition various and repressions of any provisions of constitution in adherence with the procedure led by the article। तो यहां पर आप देखते हैं कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट ही इसके अंदर क्या कर सकती है दोस्तों, आर्टिकल 368 का यूज कर अच्छे तरीके से इंडिया के अंदर एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है या फिर संविधान का जो संशोधन होता है उसको कर सकती है। बैलेंसिंग अप्रोच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है दोस्तों, एक बैलेंसिंग अप्रोच या फिर भारत का संविधान आपको एक बैलेंसिंग अप्रोच दे रहा है, कैसे वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट be amended in if so required but it is must be protected for unnecessary and unfrequent। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि हर आए दिन के बाद क्या किया जा रहा है दोस्तों, आप देखते हैं कि देश के संविधान में चेंज हो रहा है या फिर आपको बदलाव होता हुआ दिखता है। इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज द सेम टाइम इट इज रिजिड। तो हमारे देश का जो संविधान है वो अपने आप में लचीला है, यानी कि उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, बट जो चेंज करने का प्रोसीजर है ना वो सिंपल नहीं है, इट इज अ बिट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट। तो चेंज किया जा सकता है, बट जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, उसमें एक लंबा प्रोसीजर लगता है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि इसे सेम टाइम हम रिजिड भी कहते हैं, कि थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, क्योंकि चेंजेस को एकदम से नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर हमें दिखता है। फ्लेक्सिबल मींस अपॉन टू द चैलेंज एंड रिजिड मीन रेजिस्टेंस टू द चैलेंज, है ना, यही बात यहां पर बताई गई है। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली चेंज्ड और मॉडिफाई इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो जहां पर आप देखें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जहां पर फटफट बहुत आसानी के साथ आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कि उसको एक फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लचीला संविधान होता है, वो बोलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड दे आर कॉल्ड रिजिड। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें चेंजेस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसको हम लोग रिजिड कहते हैं। और अगर आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और उसी के साथ साथ रिजिड भी है। इट इफ फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ गलतियां हैं जो उस टाइम पर शामिल कर दी गई, लेकिन सोसाइटी को बाद में रियलाइज हुआ कि भाई आज के टाइम पर यह चीज सही नहीं है, कि ऐसी कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको हटाया जाए तो किस तरीके से हटाया जाए उसको हम लोग देखते हैं। Whereas such mistakes would come to the light, the constitution to be easily amendment and to be able to get rid of the mistakes। अगर कुछ ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर ली गई, जो हमारे इंडिया की जो पूरी की पूरे तौर पर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को ही तोड़ती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उसे टाइम के साथ रियलाइजेशन होने पर हटा सकते हैं। है ना, then there were some provisions in the constitution that were of temporary nature and it was decided that these could be alterated later on once the new parliament was elected। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई कि भैया एक बार अगर पार्लियामेंट इलेक्टेड हो जाएगी और उसके बाद पार्लियामेंट को रियलाइज हो कि अगर कोई ऐसी चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देश के संविधान के अनुरूप नहीं है उसे हटा सकते हैं। बट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमिंग अ फेडरल पॉलिसी एंड देयरफॉर द राइट एंड द पावर्स ऑफ द स्टेट्स कुड नॉट बी चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, या फिर इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी फेडरल स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे यहां पर आपको दिखता है कि पूरी कंट्री के लिए आपको क्या दिखता है दोस्तों, कि हमारे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे यहां पर जो स्टेट्स हैं हर स्टेट के अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो पावर्स हैं वो उनके पास है, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर चलना होगा। ये बात हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ना। अब अगर देश के संविधान में कोई चेंज करना है, मान लो कि अगर यूनियन गवर्नमेंट को या फिर आप देखते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि भैया हम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये अकेले कर सकते हैं? नहीं, एक देखते हैं दोस्तों कि एक पूरा प्रोसीजर है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के भारत के अंदर आखिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर संविधान में संशोधन कैसे होगा। सिमिलरली
सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन द सेम आर्टिकल। तो आर्टिकल 368 क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से किसी चीज को लेकर अगर डिस्कशन किया जा रहा है कि अमेंड किया जा रहा है तो उसमें 368 के आर्टिकल 368 के जरिए क्या होगा, एक सिंपल ऑर्डिनेंस लेकर आया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेस सेपरेटली एज पर आर्टिकल 368। उसके साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि एक स्पेशल सेशन भी लाया जा सकता है जहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउस राज्यसभा लोकसभा को साथ बिठाया जा सकता है। तो स्पेशल मेजोरिटी लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो अगर देखा जाए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपके अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको देश की जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस लाना होगा। फिर आप देखते हैं दोस्तों के 2/3 जो मेंबर हैं लोकसभा के इस पर एग्री होने चाहिए और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर भी ये मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पहली सिचुएशन तो ये रही कि दोनों जो हमारे हाउसेस हैं वहां पर ये पास होना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि है ना, इसी को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कह रहे हैं कि दोनों हाउसेस से लोकसभा राज्यसभा से ये पास होना चाहिए, है ना, मेजोरिटी वहां पे इसको अग्री हो कि चेंज करना चाहिए। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी हाफ ऑफ दिस स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ पर आज 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में से अराउंड 40 स्टेट्स के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो वहां की असेंबलीज हैं, जैसे यूपी की यूपी असेंबली, यूपी विधानसभा, बिहार की बिहार असेंबली, ऐसे आप देखते हैं तेलंगाना की तेलंगाना असेंबली, अराउंड 14 जो हमारी स्टेट्स हैं उनके आपको क्या देखते हैं दोस्तों कि वो भी अग्री हो। तो अगर 14 स्टेट्स है ना, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट्स 28 में से 14 स्टेट्स अग्री हो, उसी के साथ साथ दोनों हाउस जो हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो अग्री हो, तब आप देखते हैं दोस्तों कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये काफी डिफिकल्ट है कि 14 के 14 स्टेट्स का एक टाइम पर तैयार होना काफी डिफिकल्ट आपको दिखता है ना। Note that the all amendments of the constitution are initiated only in the parliament, है ना। ध्यान से रखने की बात है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों कि अमेंडमेंट्स हैं उनका जो प्रपोजल आता है वो पार्लियामेंट में ही आता है। बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट नो आउटसाइड एजेंसी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और सेपरेट बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन या फिर कोई सेपरेट बॉडी क्या है दोस्तों की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जरूरी नहीं होती है। एंड अमेंडमेंट बिल लाइक ऑल अदर बिल्स गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज, आप देखते हैं दोस्तों की assent, but in this case the president has no power to send it back to the refederation। तो अगर प्रेसिडेंट के पास आप देखते हैं दोस्तों कि हाउसेस की तरफ से एक बिल गया है कि भैया हम ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करने के लिए नहीं भेज सकता है, प्रेसिडेंट को उस पर कहीं ना कहीं डील ही करनी होगी। दीज डिटेल्स शो दैट द रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड अमेंडिंग प्रोसेस। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ प्रोसेस तो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, है ना, और इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये सिंपल नहीं है। इसमें दोनों हाउसेस की मेजोरिटी चाहिए और उसी के साथ 14 स्टेट्स की भी आपको क्या है एक्सेप्टेंस चाहिए, जो इसको एट द टाइम रिजिड भी बनाता है। Only elected representatives of the people are empowered to consider take like decision on the question of amendments. Thus, sovereignty of elected representatives parliament is the basic amendment procedure। तो बेसिकली जो भी लोग क्या करते हैं वोट करते हैं, ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो आपको एमपीज बनते हुए दिखते हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर। और स्टेट्स की अगर बात की जाए, जो हमारे एमएलएज होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के जरिए पूरे जो अमेंडमेंट के प्रोसेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब ये स्पेशल मेजोरिटी की पूरी बात क्या है इसको देखते हैं कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। इन द फर्स्ट प्लेस दोज वोटिंग इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो जितने बंदे हैं उनसे हाफ लोग क्या है दोस्तों कि जितने हाउस के अंदर मेंबर हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, है ना, उसके अराउंड आप देखते हैं दोस्तों कि उसके हाफ ऑफ द मेंबर्स अग्री होने चाहिए। सेकेंडली, द सपोर्टर्स ऑफ अमेंडमेंट बिल मस्ट आल्सो कॉन्सिस्ट 2/3 ऑफ दोज who actually take part in the voting। उसी के साथ साथ टोटल जितने मेंबर्स हैं, जैसे अगर हम राज्यसभा, जैसे हम अपने क्या देखें दोस्तों कि अपने देखने को मिलता है कि हमारी लोकसभा 543, ऐसे ही हमारी राज्यसभा 250, तो टोटल जो मेंबर्स हैं उनके हाफ ऑफ द मेंबर्स आप देखते हैं कि उसकी वोटिंग होनी चाहिए। और टोटल जो एक्चुअल प्रेजेंट हमारे क्या है दोस्तों की जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3, है ना, जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3, है ना। और जो आप देखते हैं दोस्तों की जो हमारे बिल प्रेजेंट किया जा रहा है टोटल उसकी स्ट्रेंथ के एटलीस्ट हाफ लोग उसके अग्री होने चाहिए। ये दो शर्तें हैं। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली। और दोनों हाउसेस में जो अमेंडमेंट की जो डीलिंग होगी या फिर जो आप देखते हैं प्रोसीजर होगा वो इंडिविजुअल होगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन। और इनको लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि जो कोई ज्वाइंट सेशन आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। दिस स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, और इसी को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग प्रोसीजर इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन बोर्ड सपोर्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। कि एक तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके कि क्या हमें इस अमेंडमेंट को करना है या फिर नहीं करना, उनकी बात को यहां पर देखा जाना चाहिए।
अब देखते हैं दोस्तों कि रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। तो यहां पर स्टेट किस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकती हैं, उनको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर रखते चलते हैं, है ना कांगिया भैया, कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से डील कर सकती हैं, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। फॉर सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट, कि अगर कुछ चेंज कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर तो वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा की, और आप देखते हैं कि हमारी 14 असेंबली की आपको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स टू मॉडिफाई एन आर्टिकल रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट or article related to the representation, it is necessary that the state must not be consulted and they give their consent. The constitution has ensured that by providing the legislature of half of the states have to pass amendments bill before the amendment comes to the effect. और यहीं पर यही बात बताएगी कि जब कोई amendment आपको आता हुआ दिख रहा है जो सेंट्रल स्टेट की पावर को लेकर है और आर्टिकल रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन, इट इज नेसेसरी कि उसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में की पावर को लेकर कोई अमेंडमेंट बना जा रहा है देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस टाइम के अंदर स्पेसिफिकली आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको अराउंड हाफ ऑफ द जो स्टेट्स है उनसे अग्री लेना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा है जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, इनके अलावा अगर आप देखते हैं दोस्तों कि कोई अमेंडमेंट आपको आता हुआ दिखता है, फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड इन द सेम वे, है ना। तो फेडरल सिस्टम के अलावा अगर फंडामेंटल राइट्स को हटाने की बात है या फिर आप देखते हैं कि उसमें कोई चेंज करने की बात है, तो उसके लिए भी दोनों हाउसेस और 14 हमारी जो असेंबलीज है उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो दोनों चीजों से हम लोग इसको कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ criticism about the number of amendments. It is said that there has been far too many amendments of the Indian Constitution. तो कितने amendments होने चाहिए, हमने प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन कितने करें, है ना, इसको लेकर भी बात उठती रहती है। On the first of it, the fact is that 19 amendments took place in 50 years does seem to be a somewhat odd. Amendments are not only due to the political consideration. ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए देश के संविधान को चेंज करती है, टाइम के हिसाब से आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे चेंजेस होते हैं और अराउंड आज के टाइम पर हमारे पास 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बियरिंग द फर्स्ट डेकेड आफ्टर द, आप देखते हैं दोस्तों कि बियरिंग द फर्स्ट डेकेड आफ्टर द कंसलमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी डेकेड हैज विटनेस्ड द स्टेडी स्ट्रीम ऑफ अमेंडमेंट्स। तो हर डेकेड के अंदर 1950 की बात की जाए, 1960 की बात की जाए, 1970s की बात की जाए, 1980s की बात की जाए, 1990 की बात की जाए, 2000 की बात की जाए, है ना, आप देखते हैं 2010 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, इंडिया के हर टाइम के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमने लार्जली बहुत सारे जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो करे हैं। दिस मींस दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, द पार्टी एंड द पावर, कि कोई भी पार्टी चाहे पावर में रही हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रही हो, हम देखते हैं कि टाइम पर हमें दिखता है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहे। वाज दिस बिफोर of the inequitance of original constitution? Is that constitution too flexible? तो हमारे देश में ये जो इतने सारे आप देखते हैं दोस्तों कि जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि क्या भारत का संविधान सच में फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है? इसको देखते हैं। The anti-defection amendments, 52 amendment, this period saw a series of amendments in spite of political turbulence. Apart from the anti-defection amendments 52 and 99, these amendments include the amendments bringing down the minimum age of voting from 21 to 18 and 73rd and 74 amendment, etc. In the same period, there were some amendments clarifying the expanding and the scope of reservation in the jobs. तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिले। 52nd अमेंडमेंट के जरिए आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो लीगल राइट थी वोट करने की, उसे 21 से 18 किया गया। और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमने अपने यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों हमने अपने रिजर्वेशन की प्रोसेस को भी इसी अमेंडमेंट्स के जरिए इंप्लीमेंट किया। After 92 and 90, आप देखते हैं 93, an overall consensus emerged in this country that these measure and therefore amendments regarding these measurements were passed without the much difficulties. तो हमारी कंट्री में आप देखते हैं दोस्तों कि 77, 81, 82nd जो अमेंडमेंट आपको आता हुआ दिखा, उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि अपनी लोकल गवर्नमेंट को रखने का, कि हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होगी, कि एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को संभालेगी, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन को संभालेगी, और हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स भी होनी चाहिए। इस तरीके की अमेंडमेंट्स टाइम के हिसाब से आपको देखते रहे। कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स इंडिया के अंदर हुए हैं, उसको हम लोग एक एक कर देखते हैं। इन पर्टिकुलरली द 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट्स हैव बीन द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स इन इंडिया सो फार।
बहुत ज्यादा इसको लेकर विवाद उठा था। दीज 3 अमेंडमेंट्स वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री इन 1975। 1975 के अंदर आप देखते हैं जब कंट्री में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तब ये अमेंडमेंट्स इंदिरा गांधी ने किए थे। दे सॉट टू मेक बेसिक चेंजेस इन मेनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन अमेंडमेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही चेंज कर दिया था। 47th अमेंडमेंट जो है दोस्तों, इसको हम लोग यहां पर रिव्यू करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसको समझते हैं। An attempt to override the ruling of Supreme Court given in the केशव नंदा केस। तो बेसिकली 42nd जो हमारा अमेंडमेंट था ये बोलता था कि भैया अगर आप देखते हैं दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं दोस्तों कि कोई ऑर्डर दे रहा है ना, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहा है तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है ना वो इस ऑर्डर को क्या कर सकती है, अंडू कर सकती है या फिर हटा सकती है या फिर नहीं मान सकती है। 42nd अमेंडमेंट से पहले ये बोला जाता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज एक्चुअली क्या है दोस्तों कि उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन 42nd अमेंडमेंट करके ये बोल दिया गया कि गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से इसको करने की जरूरत नहीं है। और केशवानंद करके एक अंकल थे, है ना, एक आप देखते हैं कि एक बाबा थे, उन्होंने क्या किया था, इस केस को किया था। इवन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 years to 6 years द चैप्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और उसी टाइम ड्यूरेशन में आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 5 साल का जो लोकसभा का टेन्योर था उसे 6 years के लिए कर लिया था। दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट एक्ट द 40। और ये जो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था कि अगर इमरजेंसी हो तो उसमें 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही था। दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट एक्ट द 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिव्यू पावर ऑफ जुडिशरी। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो जुडिशरी की रिव्यू पावर थी उस पर भी स्टे लगा दिया गया था। द अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू द प्रीएम्बल ऑफ दिस। और उसी के साथ साथ इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट या फिर संशोधन में भारत के जो संविधान की प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया था। मोस्ट फेमस केस केशवानंद भारती केस। अब ये क्या है, ये लोग हम देखते हैं। इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस आपको होता हुआ दिख रहा है, 1973 के अंदर ये केस हो रहा है और ये आप देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला जा रहा है। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोली गई कि कोई भी आप देखते हैं दोस्तों कि अमेंडमेंट हो रहा है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव नहीं कर सकता। इट अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारा पीएम है या फिर जितने भी हमारे एमपीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में चेंज कर सकते हैं। बट आप देखते हैं दोस्तों कि इसके साथ एक लिमिट है और वो लिमिट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये लोग चेंज नहीं कर सकते। इट प्लेस द जुडिशरी एज द फाइनल अथॉरिटी। और जुडिशरी के ऊपर पावर दी गई, जुडिशरी के ऊपर पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि अथॉरिटी है, वही बताएगी दोस्तों कि एक तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर को भी जुडिशरी हमारा सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब करेगा कि क्या है और इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज किया जा सकता है नहीं। ये बात आप देखते हैं कि इस केशवानंद भारती केस के अंदर हमें आती हुई देखने को मिली। द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बताओ। देयर इज नो मेंशन ऑफ द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम जुडिशियल इम्प्लीमेशन के जुडिशरी जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये नजर रखता है और ये देखता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जी जुडिशरी एंड दी आप देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन हैव पार्शियली अमेंडमेंट दी कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट। और यहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस पे ध्यान रखने की जिम्मेदारी या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की जिम्मेदारी हमें जुडिशरी की है। और पार्लियामेंट हर एक चीज के अंदर क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। बट आप देखते हैं दोस्तों कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से पूछो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया हम बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे और वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बताएंगे वो सबको फॉलो करना है ना। अब यहां पर एग्जांपल्स ऑफ हाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखें दोस्तों कि बहुत बार कुछ फैसले आते हैं जो इंडिया के अंदर क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। वो देखते हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट्स। तो अगर आप देखें दोस्तों कि यहां पर ये बोला गया है कि अगर 100% सीट्स हैं तो उसमें से 50% पे ही रिजर्वेशन होगा, इससे ज्यादा पे नहीं होगा। रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास इन द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर। उसी के साथ साथ ये बोला गया कि अगर आप ओबीसी को क्या करते हो, रिजर्वेशन दे रहे हो, तो इसके अंदर आपको क्या देने की जरूरत है कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उसके हिसाब से, कि जिनके पास आप देखते हैं कि जिनकी एक अच्छी अर्निंग है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना होगा। जो जुडिशरी हैज कंट्रीब्यूटेड
to an informal amendment by interpreting various provisions concerning rights to education, right, life and liberty to the right of the form of managed minority education। तो हमारी जुडिशरी हर चीज पर ध्यान रखती है कि राइट मिले सबको, माइनॉरिटीज को, हर सोसाइटी ऑफ ग्रुप को, किसी के साथ किसी तरीके को डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, इंडिया का एक क्या है दोस्तों कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तौर पर दिखता है, यानी कि हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब हैं। In parliamentary democracy, the parliament represents the people and therefore it is expected to have an upper hand over the executive and judiciary। तो हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट पूरी कंट्री को संभालती है, तो इनके ऊपर थोड़ी आप देखते हैं कि इनके ऊपर थोड़ी ज्यादा इनको एक तरीके से पावर दी जानी चाहिए, ये बात यहाँ पर आती हुई दिखी, बट ऐसा है नहीं। At the same time, there is a text of constitution and it has given powers to the organs of government। तो गवर्नमेंट के जो हमारे पावर्स हैं कौन कौन से आप देखते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट हुई यानी कि लेजिस्लेचर हुआ, हमारी एग्जीक्यूटिव हुई यानी कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुए, और हमारी आप देखते जुडिशरी हुई, इन तीनों की पावर्स को बांटा गया है। देयरफॉर द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हैज टू बी ऑपरेटेड विद इन इट्स फ्रेमवर्क। और जो पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है ना, वो अपने ही काम के अंदर उनको कर सकती है, किसी दूसरे के ऊपर वो किसी काम को आप देखते हैं दोस्तों कि थोप नहीं सकती है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट हासिल करना नहीं होता है ना, कि वोट लेकर लीडर्स आ जाते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो पूरी की पूरी कंट्री है वो एक बेसिक लॉ पर या फिर प्रिंसिपल पे चलती है, और ये जो बेसिक लॉ प्रिंसिपल है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखता है। डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपको लेजिस्लेचर दिखा, पार्लियामेंट ये सही तरीके से काम करेगा, हमारी एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम करेगी, हमारा जुडिशरी सही तरीके से काम करेगा, हमारी मीडिया सही तरीके से काम करेगी। All the political institutions must be responsible to the people, maintain a balance। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे लीडर्स आए ये पूरे तौर पर क्या करें दोस्तों कि लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे, लोग इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इनको आंसर्स देना होगा। यही एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की हमें निशानी देखने को मिलती है। और कुछ उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों आप देखते हैं कि वो होता है कंप्लीट। आप लोगों से करेंगे मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर आपके साथ एक नए चैप्टर को करेंगे डिस्कस। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।